सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हारे जो सी इंटर के जनवरी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो लास्ट के 3 मंथ्स में क्या प्लानिंग कर सके, क्या हम स्ट्रैटेजी रखें जिससे हम अपने जो बोथ ग्रुप्स है एग्ज़ाम वो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करें और हमें लास्ट मोमेंट में कभी टेंशन ना हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये आज ही अपलोड हो जाएगी। तो 3 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक हमारे पास टोटल मिला के 90 डेज़ है। 3 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 29 डेज़, नवंबर के 30 डेज़ और दिसंबर के 31 डेज़। तो हमारे पास टोटल मिला के 90 डेज़ अब बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, जो 11 को तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, तो 1 से 10 तो यही है, ऑब्वियस है कि तुम एडवांस अकाउंट्स ही पढ़ रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सबसे पहले मैं 1 जनवरी से 10 जनवरी का थोड़ा कुछ बता देता हूँ, थोड़ा गाइड कर देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारी एडवांस अकाउंट्स अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तुम्हें बोलूँगा तुम अकाउंट्स के साथ साथ लॉ और टैक्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर देना 1 जनवरी से। थोड़ा मिक्स पढ़ना ताकि तुम्हें अकाउंट्स ही सिर्फ पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। तो इसलिए लॉ और टैक्सेशन को भी थोड़ा ध्यान में लेकर आना। 1 जनवरी से 7 जनवरी तुम लॉ और टैक्सेशन भी कर सकते हो, और लास्ट के जो बचे 8, 9 और 10 3 दिन है वो तुम तो ऑब्वियस सी बात है एडवांस अकाउंट्स ही करोगे। और अगर तुम्हारा ये मतलब एडवांस अकाउंट इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तुम्हें और रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम लॉ और टैक्सेशन स्किप कर सकते हो, सिर्फ एडवांस अकाउंट्स ही पढ़ो लास्ट के 10 डेज़ में। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 जनवरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कैसे और क्या करना है। अब बचे हैं हमारे पास 90 डेज़। आज जो है 3 अक्टूबर है, यहाँ से लेकर 31 जनवरी तक हमारे पास 90 डेज़ बचे हैं। तो अब देखते हैं 90 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो इशू आएगा बच्चों को, और हर बच्चे में होगा, कि मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे ग्रुप 1 का कोई सब्जेक्ट बचा है, मेरा ग्रुप 2 का कोई सब्जेक्ट बचा है, अब बताओ मैं क्या करूँ। देखो, मैं तुम्हें एक डेट बता रहा हूँ, 31 अक्टूबर तक। देखो, बीच में दशहरा है, दिवाली है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा उसको भी माइंड में लेके हुए मैंने एक फाइनल डेट डिसाइड किया 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। सारा सिलेबस मतलब जैसे तुम अभी क्लासेस ले रहे थे, जैसे तुम अभी नोट्स बना रहे थे, जिस स्पीड पे तुम क्लासेस देख रहे थे, उसी स्पीड में, उसी हिसाब से, उसी प्लानिंग के साथ तुम्हारा सिलेबस 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा अभी सिलेबस होगा नहीं तो मैं 2x स्पीड पे वीडियो देखना चालू कर दूँ, या नोट्स ना बनाऊँ, या बस देख रहा हूँ, मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं कुछ ध्यान लगा नहीं रहा हूँ, बस एक ये माइंड में होने के लिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसे मत करना। 31 अक्टूबर तक तुम्हारा जितना आराम से सिलेबस हो सकता है उतना कर लो। तुम्हारे पास डेट है 1 महीना अभी भी, तो आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे तुम नोट्स जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना, कोई ऐसा नहीं है कि डबल स्पीड पे वीडियो चला लिया या कुछ है, कुछ पार्ट स्किप कर दिया। जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, रिवीजन भी जैसे कर रहे थे वैसे ही करना। मैंने तुम्हें दे दी है 31 अक्टूबर। 2 महीने के अंदर मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि 2 रिविजन तुम्हारी हो सकती है 6 सब्जेक्ट की, 6 पेपर की। ठीक है, अब ये आता है कि दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। जीएस बहुत से का ना अभी हो सकता है कि पेंडिंग सिलेबस के अंदर जीएसटी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बचा होगा। देखो, जीएसटी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि थोड़े से लर्निंग ज़्यादा है, समझने का कम है। मतलब जीएसटी भी ऐसा है कि तुम पढ़ोगे भी ना बुक से या चार्ट से पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ ज़रूर आ जाएगा, बस लर्निंग की प्रॉब्लम है इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है समझने का, ऐसा नहीं है कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस सब्जेक्ट को, बस इसमें लर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब रटाफिकेशन इस टाइप का ज़्यादा होता है। तो मैं इसको कहूँगा, अगर ये तुम्हारे अभी सब्जेक्ट बचे हैं जीएसटी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसको अभी छोड़कर बाकी के सब्जेक्ट जो बचे हैं ना उनका सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रिवीजन और समझना, लेक्चर्स देखना दोनों साथ में हो सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसके लिए अलग से हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान लगाकर हम इसके साथ समझ भी सकते हैं और इसको दोबारा रिवाइज करके क्वेश्चन भी उसके सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है 50 मार्क्स के, तो मतलब ये पूरा डिपेंड नहीं करते एक पेपर में। जैसे पेपर 3 टैक्सेशन भी है, तो जीएसटी ही डिपेंड नहीं करता है आपका पेपर 3 कैसे जाएगा, टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एफएम इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा उसके अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो एसएम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहो कि हाँ बाद में देख लेंगे। अगर तुम्हारा ये बचा है और अगर तुम्हारे बाकी भी सब्जेक्ट बचे, ये है कि तुम्हारा अभी ऑडिट बचा है, कॉस्टिंग बचा है, या टैक्स बचा है, एडवांस अकाउंट्स बचा है लेक्चर लेना, और साथ में लेकिन तुम अभी पहले ये कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा। पहले जो मेन बड़े सब्जेक्ट है ना उनको कंप्लीट करो, फिर ये बाद में लास्ट में रिवीजन वाले टेस्ट स्टेज पे भी हो जाएंगे।
अब 31 अक्टूबर तुम्हारा है सिलेबस हो जाना चाहिए। 31 अक्टूबर पे नहीं हुआ, जितना नहीं हुआ छोड़ देना, जितना हो गया अच्छी बात है। अब 1 नवंबर से अपनी रिवीजन दोबारा से चालू करो। रिवीजन के मैं ये बोलूँगा कि हर दिन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अपने उस पर रखो। हर दिन तुम्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैं 3 सब्जेक्ट तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा दिन के अंदर। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट अभी 10 से 12 आवर्स होंगे पढ़ने के लिए। तुम अभी कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, सारे फेस्टिवल भी ओवर हो चुके होंगे, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अब तुम्हारे पास फ्री टाइम है, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तो तुम्हारे पास पूरे आराम से दिन होंगे, पूरे घंटे होंगे एक दिन के अंदर कि मैं 3 सब्जेक्ट को कवर कर सकूँ। अब ये बात आती है कि रिवीजन की क्या करें, मतलब रिवीजन में क्या कर सकते हैं हम। देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही ना रिवीजन का जो है स्ट्रैटेजी अलग रहता है। थ्योरी के लिए जैसे मैं करता था, जैसे ऑडिट हो गया फॉर एग्जांपल, मैंने ऑडिट नीरज अरोड़ा सर से लिया था, तो नीरज अरोड़ा सर की रिवीजन वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करता था, क्लासेस ले ली, सब ले लिया, कंप्लीट हो गया मेरा, सब हो गया। अब बुक्स उठाए तो ऐसे नींद आ रही है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, कि इतना सारे टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें नहीं पढ़ी जा रही, तो सीधा मैं क्या करता, रिवीजन वीडियो देखता था। एक चैप्टर की 1 से 1.5 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो होती थी, उसको आराम से 1.5x पर देखता था, सिर्फ देखता था और कुछ नहीं करता था, सिर्फ सुनता था, ध्यान लगाकर सुनता था कि सर क्या बोल रहे हैं। और उनका जो जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, मेमोनिक, ऐसे याद करने वाले, उनको भी ध्यान में लगा के सुनता था। रिवीजन वीडियोस पहले देख ली, और साथ में अगर मेरे को थोड़े बहुत चार्ट नोट्स बनाने हो तो वो बना लेता था। फिर रीड करता था मैं अपने टेक्स्ट बुक में से। आप पहले रीडिंग भी कर सकते हो, फिर वीडियो देख सकते हो, या वीडियो देखने के बाद भी रीडिंग कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। आप पहले रीडिंग कर लो, फिर उसके बाद वीडियो देख लो, या पहले वीडियो देख लो फिर रीडिंग कर लो। मेरा प्रोसेस ये रहता था, पहले वीडियो ला के ना थोड़ा माइंड के अंदर वो चैप्टर आ जाए, घुस जाए, फिर उसके बाद रीडिंग चालू करेंगे। तो मैं रीडिंग करता था, फिर उसके बाद रीडिंग करने के बाद फिर मैं करता था स्क्रिबल मतलब एक पेपर ले लिया, पेपर के अंदर जो मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब जो मेरे को याद में आ रहा है उस चैप्टर के लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब लिखता रहा। जैसे मैं लॉ के बारे में अगर मैं तुम्हें बोलूँ, लॉ है जैसे चैप्टर 2, ठीक है, तो उसके अंदर पहले सेक्शन आता है 3, क्या बोलता है कि अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लीगल पर्पस, ऐसे ऐसे करके फिर अंदर और प्रोविजन आ जाते हैं। फिर आता है सेक्शन नंबर 3 की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, नहीं होगा तो क्या है। ये सब चीज़ें मैं लिख देता था, एक स्क्रिबल करके, जितना भी याद आ रहा है, जितने कीवर्ड्स के साथ याद है। इससे क्या है, थोड़ा माइंड मैप बन जाता था कि हाँ मेरा चैप्टर मेरे को पूरा आइडिया है। जो पॉइंट, जो सेक्शन, जो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, उसको फिर से बुक में देख कर दोबारा रीड करके फिर उसके बाद दोबारा वापस आ जाता था स्क्रिबल करने पे। तो ये आप स्क्रिबल टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। रिवीजन देख लिया, रीडिंग कर लिया, स्क्रिबल कर लिया, उसके बाद आता है क्वेश्चन रीडिंग एंड राइटिंग। पहले आप क्वेश्चन एंड आंसर रीड करो, देखो कि आईसीआई ने क्वेश्चन कैसा दिया है और उसका आंसर आईसीआई ने कैसा दिया है। जो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो ना, ये क्वेश्चन बैंक भी नहीं है तो आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी हो आपके पास, वो देखो कि कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है और कैसे उसका आंसर भी लिखा गया है। तो आप एक रीडिंग से पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को क्वेश्चन एंड आंसर कैसे लिखने हैं। फिर रीड करने के बाद उसी टॉपिक को लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एज अ थ्योरी सब्जेक्ट आपको लिखना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार सब चीज़ें समझ ली लेकिन लिखना नहीं आया तो फिर कोई भी वर्थ नहीं रहता उसका, पेपर में आपको जाके लिख कर ही दिखाना है। थ्योरी के बारे में मैंने बात कर ली है, अब आती है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में यही है कि आप अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी आपको याद नहीं है या कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसकी रिवीजन वीडियो देख सकते हो। रिवीजन वीडियो के अंदर अगर आपको टीचर कोई वो करवाता है, क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, तो क्वेश्चन उनको देखा देखी मत सॉल्व करना। वो क्वेश्चन कराते हैं, उनको वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बेनिफिट आपके लिए ही है। आप पहले देखोगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे हो रहा है, आप देख देख के करोगे, ये वही हो गया कि जैसे लेक्चर्स में आप करते थे। ये काम नहीं करना है। तो पहले आपको रिवीजन वीडियोस देखनी है और प्रैक्टिस करनी है सेल्फ। ऐसा नहीं है कि वो देख लिया टीचर से वीडियो देख लिया हो गई रिवीजन, प्रैक्टिस खुद करनी है सेल्फ। क्वेश्चन नहीं आया कहीं अटके तो वीडियो दोबारा से चालू करके और दोबारा से देखो। और यही होता है कि अब प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल भी चाहिए कि स्टडी मटेरियल में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का मान लो कि अब अकाउंट्स में क्या कर सकते हो, आप पहले स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट कर सकते हो, फिर आप अपने करंट ईयर जो भी है अभी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम मे 2024 से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगा सकते हो। देखो मैं ये बताता हूँ कि तुमको सिर्फ कुछ ये मटेरियल फॉलो करना है। मई 2024 से लेकर अभी तुम्हारे जितने जनवरी तक जितने भी एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक सितंबर का होगा और एक मई का होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर,
वो आए हैं वो कर लेना है, और MTP RTP जितने भी आए हैं वो सब कर लेना है। ये करना भी मोर देन सफिशिएंट है। और तुम ऐसे मतलब तुम जनवरी 2000 वाले ऐसे हो कि उसके अंदर तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन पेपर है, 60-8 से ज़्यादा MTP है लेटेस्ट स्कीम के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो तुम्हारा और तो और फाइनेंस एक्ट भी नहीं बता, इनकम टैक्स का फाइनेंस एक्ट भी नहीं बदला, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हमारा 3 बार अटैम्प्ट हो गया लेकिन फाइनेंस एक्ट बदला ही नहीं। तो तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अभी आए हैं मई 24 से लेके सितंबर 24 का, और प्लस तुम्हारे पास MTP भी है बहुत सारे, और RTP भी 3 अटैम्प्ट के हैं। तो ये तुम्हारा एडवांटेजेस सिचुएशन है। तुम ये भी कर लोगे ना, प्लस स्टडी मटीरियल कर लोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ईजिली तुम क्लियर कर लोगे, टेंशन नहीं लेने का एकदम, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक भी नहीं है तो तुम ये चीज़ें भी कर सकते हो। अब बात आती है कि डे वाइज कैसे प्लानिंग करें। देखो अगर तुम ऐसे हवा में तीर चलाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने सोच लिया कि हाँ मेरे को कहीं जाना है, अब कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ऐसे ही हम कभी जा नहीं पाएंगे। अगर मैंने ये बोल लिया हाँ मेरे को मनाली जाना है, मैं कार से जाऊँगा, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ जाऊँगा, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा और हम उसको गोल को अचीव भी कर लेंगे। वैसे ही हम जब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा हमें थोड़ा स्पेसिफिक करना है। स्पेसिफिक इन द सेंस मैंने थोड़ा गाइडेंस की तरह टेबल बनाया है। 1 महीना है तो हमारे पास 4 वीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। हर सब्जेक्ट हमें 3 सब्जेक्ट, हर डे हमें 3 सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी है। तो मंडे को मैंने चालू किया मस्त से, पहला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स उठाया, फिर तो आफ्टरनून में मैंने क्या कहते हैं लॉ उठाया, फिर इवनिंग रात तक मैंने चैप्टर वो सब्जेक्ट 3 टैक्सेशन उठाया, बंद कर लिया, सब कुछ रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे में सब्जेक्ट 4 उठाया, फिर 5 और 6। ऐसे ही वेडनेसडे जब आया तो हमें 1, 2 और 3, फिर उसके बाद थर्सडे जो आया 4, 5 एंड 6। ऐसे ऐसे करके चलोगे तो तुम्हारा जो है ना सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग अच्छी तरीके से हो पाएगी। मतलब हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी तरह से वो रहेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी। दूसरा तुम इसको और थोड़ा स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि मैं फॉर एग्जांपल मंडे है, मतलब 1 नवंबर 2 नवंबर को क्या मैं करने वाला हूँ, कौन सा एडवांस अकाउंट का कौन सा चैप्टर करने वाला हूँ, कितना रिवीजन करने वाला हूँ, लॉ का कितना करने वाला हूँ और टैक्सेशन का कितना करने वाला हूँ। ये टारगेट और स्पेसिफिक बना दोगे तो और भी अच्छा। फिर संडे को तुम्हें हफ्ते में जितना भी तुमने पढ़ा है, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं एडवांस अकाउंट्स के पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट पेपर के, सब कुछ एक साथ रिवाइज करना है। रिवाइज और अच्छे तरीके से तब तुम टेस्ट भी दे सकते हो, उसका सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट भी दे सकते हो कि मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, मतलब जितने भी है मैंने कॉन्सेप्ट चैप्टर किए हैं उनके क्वेश्चन ढूंढकर मैं खुद से सॉल्व करता हूँ। तो ये तुम्हारा एक तरह से रिविजन भी हो जाएगी और टेस्ट टेक भी हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें हर हफ्ते करना है, तो ये थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब तुम्हें थोड़ा और स्पेसिफिक बता देता हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट कितना एक सब्जेक्ट में कितना तो कोई चैप्टर पढ़ना है और कितना कहाँ तक पढ़ना है। तो आ जाते फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है थोड़ा सा कि हमारे पास ना 400 पेजेस है, एक सब्जेक्ट है उसके 400 पेजेस अप्रॉक्स है, कुछ के ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। जैसे एडवांस अकाउंट्स के ज़्यादा है तो वहीं FM और SM के कम है। तो मैंने एक एवरेज लिया है कि 400 पेजेस पर सब्जेक्ट इंटू 6 पेपर इंटू 2 रिवीजन, मतलब मैं 2 रिवीजन 400 पेजेस 6 पेपर और 2 रिवीजन, ऐसे करके अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास टोटल पढ़ने के लिए ना 4800 पेजेस है। 4800 पेजेस मतलब ये देखो, मैंने एडवांस अकाउंट्स पेपर उठाया, उसके कुछ पेजेस थे, फिर ये सब टोटल मिला के 6 के मेरे कुछ 2400 पेजेस आते हैं और मेरे को इनको 2 बार पढ़ना है। तो कितने हो गए टोटल, मेरे को 4800 पेजेस पढ़ने हैं इन 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने इज इक्वल टू 60 मंथ्स। 60 मंथ्स भी तुम्हारे टोटल तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाएंगे, एक्चुअल इतना तो हो नहीं पाएगा। तो मैं एक मिसलेनियस कह सकता हूँ कि 12 डेज फॉर एग्जांपल तुम्हारे कहीं ना कहीं लग जाते हैं टेस्ट देने में या कुछ और रिवीजन करने में, कुछ भी करने में। तुम्हारे पास टोटल मिला के 48 डेज आ जाते हैं, सब कुछ काट कूट के 48 डेज आते हैं। और तुम्हें इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4800 पेजेस डिवाइड बाय 48 डेज, तो हमारे पास पर डे 100 पेजेस पढ़ने हैं, मतलब 100 पेजेस हो गए। और अगर इनको मैं 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करूं तो हमें 33 पेजेस पर सब्जेक्ट पर डे पढ़ने हैं। 33 पेजेस मतलब एक चैप्टर 33 पेजेस का तो होगा ही होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली
33 पेजेस पढ़ने हैं, यानी कि एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का एक दिन के अंदर करना ही करना है। मतलब हमें 3 क्या कहते हैं चैप्टर्स एक दिन में करने हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे क्या ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल रहेगा कि 3 चैप्टर कर लो एक ही दिन के अंदर। हो जाएगा, ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा टेंशन की बात नहीं। तुम्हारे पास पूरे 10-12 घंटे हैं। अगर तुम ऐसा बड़ा टारगेट लेके चलोगे ना तभी तुम्हारा हो पाएगा पूरा। अगर तुम छोटा ही टारगेट लेके चलोगे ना तो तुम कभी पूरा नहीं कर पाओ, तो ये प्रॉब्लम। और तो आपने कहा कि एक चैप्टर हम कैसे रिवाइज करें, जैसे मैंने ऊपर बताया ही है कि थ्योरी का जैसे करना है कि पहले आप उस चैप्टर की रिवीजन वीडियो देख लो, फिर उस चैप्टर को रीड कर लो, फिर उसको स्क्रिबल कर लो, फिर उसके क्वेश्चन रीड एंड आंसर राइटिंग कर लो। प्रैक्टिकल का मैंने बताया रिवीजन देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो। आपके क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हो गए, फिर MTP RTP उठाओ, वो हो गए, फिर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको हर चैप्टर वाइज चलना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि 4800 पेजेस है, मतलब 2400 पेजेस है पूरे सब्जेक्ट के, हमारे पूरे इंटर के अंदर अप्रॉक्स मान लो, और 2 बार रिवीजन करनी है। तो हमें 4800 पेजेस रिवाइज करने हैं, एक तरीके से रीड करने हैं, पढ़ने हैं। तो हमारे पास 60 डेज है, मिसलिनियस 20 डेज मैंने माइनस करके 48 डेज बचते हैं। तो 100 पेजेस डेली का हमारे पास टारगेट आता है। 100 पेजेस डेली मतलब 33 पेजेस पर सब्जेक्ट पर डे, यानी कि एक चैप्टर पर सब्जेक्ट पर डे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख देना। और तेजस टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल मैं अभी बस 1-2 दिन के अंदर लाइव कर दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हो। अगर कुछ और टाइप की भी अगर आपको वीडियो चाहिए, गाइडेंस वीडियो, तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, अभी के लिए मेरे लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।